सबसे पहले राजीव आपका ही रुख करने वाली हूं, क्योंकि आप का आकलन, आपका विश्लेषण बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो चुनाव अंतिम पड़ाव पर आ गया है और आप लगातार, चाहे असेंबली इलेक्शंस हो, लोकसभा इलेक्शंस हो, आप जनता के बीच रहते हैं। उनके मुद्दों को, क्या उनके जहन में मुद्दे हैं, वो आप बहुत अच्छे से समझते भी हैं और किसी ना किसी तरीके से आप उनके असल मुद्दों को दर्शकों के सामने, दुनिया के सामने भी लाने की कवायद करते हैं। तो ऐसे में आज जब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में क्या ये चुनाव आपको कहां खड़ा नजर आ रहा है? क्योंकि अब तो अखिलेश यादव कह रहे हैं सुनहरे दिन आने वाले हैं, और फिर याद आ जाता है 2014 का बीजेपी का वो जो टैगलाइन थी, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये अच्छे दिन वर्सेस सुनहरे दिन वाली जो लड़ाई नजर आ रही है, इस बीच तमाम मुद्दे हैं। मंगलसूत्र से लेकर यहां मुजरा तक के शब्द भी हैं, भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद की लड़ाई भी है, और आम जनता की मूल समस्या बेरोजगारी और महंगाई भी है। कहां खड़ा देख रहे हैं आप ये चुनाव? देखिए पूजा, अब तो आज आखिरी चरण के मतदान का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और उसके बाद परसों यानी 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा। और करीब करीब ये तय हो चुका है कि अब देश में सरकार किसकी बनेगी। जहाँ तक चुनाव में टैलीज की बात है, सीटों की संख्या की बात है, तो ज़्यादातर लोग, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जिन राज्यों में उनकी 100% सीटें थीं उसमें कुछ की कमी आ सकती है, वहाँ कुछ सीटों का नुकसान होता है, लेकिन हो सकता है, लेकिन दूसरी सीटों से, दूसरे राज्यों से उसकी भरपाई हो जाएगी। सबसे ज़्यादा निगाहें जो लगी है वो उत्तर प्रदेश पर लगी है और बिहार पर लगी है। वजह यह है कि एनडीए गठबंधन पिछली बार सिर्फ एक सीट छोड़कर बिहार की सारी सीटों को जीतने में कामयाब हुआ था। दूसरी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 62 सीटें मिली थीं और उनके सहयोगियों को मिला के 64 सीटें मिली थीं, सपा बसपा गठबंधन के बावजूद। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की टैली उत्तर प्रदेश में कम कर सकता है? क्या बिहार में उनको सीटों का बड़ा झटका लग सकता है? और इसी के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में बनने वाली सरकार की दशा और दिशा तय होगी। लेकिन जहां तक बात मुद्दों की है, यकीन मानिए जो भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें जो उठाई, अब प्रधानमंत्री मैं बार बार कहता हूं, जब 2014 में प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात करते थे तो वो पूरे देश के बहुत सारे नेताओं और उन पार्टियों पर एक नजर घुमाने पर आपको लगता था कि ज्यादातर जगहों पर जो पार्टियां मजबूत हुई हैं, कहीं ना कहीं उनमें बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियां परिवारवाद की तरफ दिखाई देती थी। लेकिन अब वो बात 2024 में खत्म हो गई है। अब प्रधानमंत्री या बीजेपी के लोग जब परिवारवाद या भ्रष्टाचार का आरोप करते हैं तो बहुत सारे चेहरे आपके सामने घूम जाते हैं जिन पर ये दोनों का आरोप लगा था, आज वो एनडीए के खेमे में शामिल है। आपने बताया, मैं बलिया लोकसभा क्षेत्र में हूँ, अंतिम चरण में यहाँ मतदान होना है। यहाँ के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, उनका परिचय सिर्फ इतना है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं और एक बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजा, बाद में उन्हें अब लोकसभा का चुनाव लड़ा रही। इसके बगल की सीट जो घोषी है, उसके उम्मीदवार एनडीए के जो है अरविंद राजभर, उनका सिर्फ एक परिचय है कि वो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। तो ये परिवारवाद का आरोप आप अपने उम्मीदवारों को भी देखें तो ये कहीं ना कहीं भोथरा साबित होता है। सवाल परिवारवाद, भ्रष्टाचार का नहीं है। भ्रष्टाचार का जिन पे आरोप लगा और खुद प्रधानमंत्री या बीजेपी ने जिन बड़े नेताओं पर आरोप लगाए, वो सारे के सारे तो नहीं, लेकिन 80% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में खुद ही शामिल हो गए जिन पे लगाए गए थे। कुछ जो बचे हैं विपक्ष में, उनके हश्र और हालात आप देख ही रहे हैं। बात यह है कि अब जब परिवारवाद का आरोप प्रधानमंत्री लगाते हैं तो मेरी समझ से वो सोरेन परिवार झारखंड, ममता बनर्जी बंगाल और बिहार में तेजस्वी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी, ये 5-6 चेहरे हैं, इन्हीं के ऊपर उनका आरोप लगता है। जबकि एनडीए के भीतर जितने भी उनके सहयोगी दल हैं, जेडीयू को छोड़कर, सब परिवारवादी पार्टियां। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये चुनाव 2024 का राष्ट्रीय मुद्दों पर हो रहा है या स्थानीय मुद्दों पर हो रहा है। जातिगत समीकरण इस बार क्या धर्म के कार्ड पर भारी पड़ रहा है? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है वो महिलाओं का वोट बैंक है। और महिलाएं ये बहुत हद तक निर्धारित करेंगी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम होंगी, रहेंगी या कुछ बढ़ भी सकती है, क्योंकि महिलाएं बिल्कुल। और दूसरा एक चेंज 2024 में मुझे 14 और 19 के मुकाबले दिखाई दे रहा है, वो ये पूजा, अब अंतिम चरण है इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं कि पहला
2014 और 19 के मुकाबले 2024 का जो वोटर है, जो न्यूट्रल वोटर है, वो साइलेंट है। जो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो वोटर है वो बहुत वोकल है, बहुत आक्रामक है। उसको सड़क पर, सोशल मीडिया पर आप बहुत आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए देखते हैं। लेकिन जो साइलेंट वोटर है, जो चुनाव को निर्धारित करता है, वो अपना कोई मत इस वक्त सार्वजनिक तौर पर प्रकट नहीं कर रहा है, वो ईवीएम तक ही जाएगा। और ये जितना आक्रोश, ये जो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे हैं, वो ईवीएम और वोटिंग मशीन तक जाते जाते बने रहते हैं कि नहीं, विपक्ष के लिए ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात, ये जो गर्मी है, ये जो मौसम है, आप यकीन मानिए, मुझे तो नहीं पता लेकिन इस समय 48 डिग्री 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है उधर उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में जहां चुनाव है। और ये सुबह सुबह 8-9 बजे से पूरी धूप, इतनी जलन, इतनी गर्मी है। इस गर्मी में अंतिम चरण के मतदान में किसका वोटर निकलेगा और किसका धूप का इंतजार करते रह जाएगा, ये भी चुनावी नतीजे को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी भी एक जो स्पष्ट जो आकलन है वो अभी भी निकलकर नहीं आ पा रहा, और यही ये दिखाता है कि इस बार का जो चुनाव है वो कितना 1:1 की फाइट में दिख रहा है। जिस तरह से मजबूती से विपक्ष इस बार खड़ा हुआ है, सत्ता पक्ष के लिए भी मुद्दे लगातार चरण दर चरण हमने देखा है कि